welcome back to Multidimensional Sumit. As all of you know that we have started cell biology and हमने बेसिक्स कर लिए थे, हमने प्लांट की सेल वॉल कर ली थी। अब हम शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप यहाँ से ये करके जाते हैं, आपको जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन है उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। बस ध्यान से सुनिएगा एंड बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। ये हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। ये मतलब हर ऑर्गेनेली में होगी। हर ऑर्गेनेलीज जो होती है ना हमारी, उनके अंदर भी सिमिलर कंपोजिशन की मेम्ब्रेन्स मिलती है, बट उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम नहीं कह सकते। बट स्टिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल का उसको प्रोवाइड करवाना, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, मेम्ब्रेन की को स्टेबिलिटी देना। ये सारे काम हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के। इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ कि सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था सी क्रैमर नगेली और सी क्रैमर ने दिया था। क्रैमर और नगेली कहते हैं इनको 1855 में। प्लाज्मा लेमा जे की प्लावा ने दिया था 1931 में। ये दोनों, मैंने कहा था कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये सेमी परमिएबल होती है और यूकैरियोटिक में ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल यानी कुछ चीज़ों का अलाउ करेगी, कुछ को कम्प्लीटली ही नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव चीज़ों को, जो सेल की रिक्वायरमेंट है यूकैरियोट्स में, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है एंड उसको प्रमोट करती है। आई होप आपको सही से समझ आ गया होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी कहाँ से की गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी की गई थी मसल सेल्स, ह्यूमन का लिवर सेल, अमीबा, आरबीसी से। इन सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया। पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आरबीसी क्यों चुना गया? पहली बात, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और हम कहते हैं कि क्यों? एक तो ये ईजिली मिल जाते हैं ब्लड बैंक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में। उसके बाद ये अनकंटामिनेटेड होते हैं दूसरे सेल टाइप से, यानी कि दूसरे सेल टाइप्स का इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरे अगर नॉर्मल हम सोमैटिक सेल्स लेंगे, वो सब जो होते हैं उन पे कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट इनमें रेयरली कोई इन्फेक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं, तो जिसकी वजह से आपके पास मोर और लेस सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बचती है। कोई और मेम्ब्रेन है ही नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, तो आपको इसलिए इसको ईजी स्टडी करना होता है। आरबीसी की कंपोजिशन प्रोटीन 52%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे एलिमेंट्स जो है आपके इंटीग्रल्स वगैरह सब कुछ आपके मिला के 8% के आसपास। ठीक है। प्रोटीन्स की भी अलग अलग टाइप्स हैं, लिपिड्स की भी हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्ली डिस्कवरीज की बात करते हैं। सबसे पहले शुरू किसने किया इस चीज़ को? सबसे पहले आता है सैंडविच मॉडल। ये डैनियली और डायसन ने दिया था। जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम दे रहे हो, उन्होंने कहा था कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके ऊपर भी प्रोटीन और नीचे भी प्रोटीन इस तरीके से अरेंज है कि ऊपर भी ब्रेड है, दिस इज ऑल्सो ब्रेड, इस प्रोटीन इज ब्रेड। ऐसे एज्यूम करिए कि सैंडविच है, ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, ये भी प्रोटीन है। मैंने दो बनाई है ताकि आपको पता चले कि दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। अब ये ब्रेड है और इसके बीच में ये स्टफिंग है, इसीलिए इसे सैंडविच मॉडल कहते हैं। अब इसकी लिमिटेशन भी थी कुछ। लिमिटेशन क्या थी इसकी? कि प्रोटीन कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है। आपको पता है, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो भी आपको पता चलेगा, बट मोर और लेस आप लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड होता है, धसी हुई होती हैं। मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इट शुड बी मोर क्लियर टू यू। उसके बाद इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि सेलेक्टिव परमेबल है या नहीं और कैसे है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर कैसे होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसे मेंटेन है, ये कुछ बता ही नहीं पाए। इन्होंने कहा था कि थोड़ी हार्ड लाइक लेयर है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको, तो इसने मेम्ब्रेन को बताया कि मेम्ब्रेन रिजिड तो है ही नहीं। ठीक है, ये पानी की तरह मूवमेंट कर रही है। आगे चलते हैं, दूसरा मॉडल है हमारे पास। दूसरे मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये दिया था आपके रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने 1959 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा था, इन्होंने कहा था कि तीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। इन्होंने ऐसे नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है, डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं। ठीक है, डार्क लाइंस प्रोटीन से और लाइट बैंड जो है वो लिपिड से है। ऊपर डार्क बैंड है, ये प्रोटीन है, बीच में लाइट है, ये लिपिड है, और बीच में और लास्ट में और प्रोटीन है। इसे फिर से यही कहा, इसे कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसका एविडेंस था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जब आपने देखा तो आपको एक डार्क बैंड मिल रहा, दो डार्क बैंड दिखे जो प्रोटीन्स के थे और एक लाइट बैंड दिखा जो कि लिपिड्स का था, उन दोनों के बीच में। तो होप सो आपको ये दोनों भी क्लियर होंगे। इसकी टोटल थिकनेस जो थी वो 7 से 10 नैनोमीटर के आसपास थी। यह आ गया आपका डायग्राम। ऊपर नीचे ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड।
ऊपर वाला प्रोटीन, बीच वाला लिपिड और नीचे वाला फिर से प्रोटीन। अब हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या थी। इन्होंने फिर से माना कि प्रोटीन कंटिन्यूस है, जो कि होता ही नहीं है। प्रोटीन कंप्लीटली कंटिन्यूस लेयर्स तो नहीं है। हाँ, अगर आप इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम टनल प्रोटीन से कहते हैं, तो हाँ फिर ये कंटिन्यू है। बट आप मेम्ब्रेन को किस तरीके से देख रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो या ट्रांसवर्सली देख रहे हो, उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। उनके बाद इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने रिप्लेस कर दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? आपके सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है ये। इसमें क्या होता है कि उन्होंने कहा था कि जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो लिपिड्स के कारण है, लिपिड्स मूवमेंट करते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो उसको मोज़ेक पैटर्न देती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैटर्न देती है, और ये दोनों की इंटीग्रेशन से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं क्वाजी फ्लूइड नेचर। कंप्लीटली ना फ्लूइड है ना कंप्लीटली सॉलिड है, बीच में है, सेमी रिजिड कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर होता क्या क्या है? इसके अंदर होती है लिपिड की बाइलेयर, जिसकी फाउंडेशन बनाती है। फोस्फोलिपिड्स होते हैं मेनली, जिनकी हाइड्रोफोबिलिक हेड्स होते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फिल मतलब प्यार करना, जो पानी से प्यार करते हैं। इसीलिए जब भी आप देखोगे तो हेड जो है वो बाहर की तरफ होगा, और जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक है। इन्हें नॉन पोलर भी कहते हैं, और इन हाइड्रो हेड्स को पोलर भी कहते हैं। तो ये पानी से प्यार नहीं करती। अगर गलती से ये मेम्ब्रेन जो है, इसकी मैंने टेल बाहर निकाल दी, तो ये मेम्ब्रेन कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए ये होता है। अब आप बोलोगे अगर ये स्टेबल नहीं होती, तो जब पानी ट्रांसपोर्ट होता है, पानी बाहर से जब अंदर की तरफ जाएगा आपका, तब तो ये डिसमेंटल हो जानी चाहिए थी। यहीं पे बात आती है फिर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की, जो मैं आपको और आगे बताता हूँ। जो लिपिड्स हैं वो फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इसको। प्रोटीन जो है, मैंने कहा था मोज़ेक कंपोनेंट है, ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे आके पता चलता है। पिछले दो मॉडल्स के आपने लिमिटेशंस भी यही लिखी कि प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूस लेयर नहीं थी, यहाँ पे पता चल गया कि हाँ नहीं है, ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई है। इसके बाद इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। टाइप्स हैं ये प्रोटीन्स के। इंटीग्रल होते हैं जो वार पार बिल्कुल मेम्ब्रेन के निकल जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। उसके बाद ये एम्बेडेड विद इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर के बीच में पकड़े गए होते हैं। उसके बाद ये पूरी पूरी मेम्ब्रेन को भी निकाल सकते हैं, जिन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। दूसरा के पेरिफेरल जो साइड पे लेटे हुए हैं, ठीक है, ये लूजली अटैच होते हैं सरफेस, इनको निकालना ज़्यादा इजी होता है, डिटर्जेंट से इनको निकाल दिया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको, अगर वो प्रोटीन्स के ऊपर अटैच्ड हैं, तो इन्हें कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो 8% के आसपास कंपोनेंट बनाते हैं आपके आरबीसी का, आपके एरिथ्रोसाइट का। ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि ग्लूकोज लिपिड्स के साथ जुड़ा हुआ है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ा हुआ है तो आपके आगे ग्लाइकोलिपिड। इनका काम क्या होता है? ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। मैंने ग्लाइकोकैलिक्स, अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर देखिए आप सेल बायोलॉजी का, मैंने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताया है, जो कोट बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। सेल रिकॉग्निशन में कैसे हेल्प करता है मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका प्रोटीन ले लेते हैं हम, फॉर इंस्टेंस ये दूसरा प्रोटीन है, ये आ गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर है, ये आ गया दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक दूसरे से जब चिपकेंगे तो सेल रिकॉग्निशन होगी, ठीक है। ये एक दूसरे को पता चलेंगे कि अच्छा आप भी ग्लाइकोप्रोटीन है, आप भी ग्लाइकोप्रोटीन है, और जब ये दोनों मिलेंगे तब पता चलेगा कि सेल कहाँ है। सेल के रिसेप्टर्स के काम, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल की कम्युनिकेशन के काम आता है। पहले सेल को ये पहचानते फिर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल्स में स्पेशली कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। लिपिड्स की मूवमेंट हमने क्लास 11 में पढ़ी है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, ये लिपिड इसकी जगह आ जाए। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, ये लिपिड की बाइलेयर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ये सेम अरेंजमेंट, उल्टा फुल्टा मत बना के आ जाना, ऐसा ही दिखना चाहिए। ये आ गया आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये आ गया आपका इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, इनको भी इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अंदर है ये पोर है, इसको कहते हैं पोरिन प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्वापोर भी कहते हैं इसको, ठीक है, एक्वापोरिन्स, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका ये आपका एक एक्सटर्नल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक, यहाँ से यहाँ तक गया, पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं किया है। सिर्फ इस इंट्रिंसिक प्रोटीन ने मेम्ब्रेन को स्पैन किया है, और इस वाले इंट्रिंसिक प्रोटीन ने। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है प्रोटीन का। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोटीन के ऊपर ग्लूकोज चिपका है तो बन गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के ऊपर ग्लूकोज चिपका तो हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी, ठीक है। अब हम लिपिड्स की मूवमेंट की बात करते हैं, जो मैं यहीं पे बता दूंगा। अगर ये लिपिड यहाँ पे चला जाता है और ये लिपिड यहाँ पे आता है, इसको आप कहोगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन होती है, लिपिड्स को कुछ काम नहीं होता, यही करते रहते हैं। लेकिन अगर ये लिपिड इस लिपिड के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करे, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। सॉरी,
अगर ये इसको इस मोमेंट को बोलेंगे आप लेटरल मोमेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, टंग स्लिप हो गई थी मेरी। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से नीचे आए तो इसको बोलेंगे आप फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। लेटरल मोमेंट ज़्यादा कॉमन है, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट कॉमन नहीं है। लेटरल मोमेंट ज़्यादा होती है और फ्लिप फ्लॉप बहुत कम होती है, और इसी की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी होती है, ये ज़्यादा और ये कम। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। आई होप सो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। इसे आप बसा लीजिए जैसे भी आप मन में बसा सकते हैं, और इसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है, आई थिंक सो आपको पता लग जाएगा। ये आ गया आपकी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन की? सेल से सेल की रिकॉग्निशन करवाती है, मैंने ऊपर डायग्राम से बता दिया। इंटीग्रिन जो होता है, मैंने कहा था स्ट्रेंथ देता है सेल मेम्ब्रेन को। साइटोस्केलेटन से जुड़ता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ईसीएम यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ता है, जो शेप को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद ये इंटरसेलुलर जंक्शंस, जो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शंस। आप मुझे बताएंगे ये टाइट और गैप जंक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, कौन से किंगडम के फीचर्स हैं ये, और कौन से सेल्स में मिलते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। टाइट जंक्शन ट्रांसपोर्ट में, टाइट मतलब जंक्शन एकदम से यूं करके एक दूसरे से अटैच हैं, जब अटैच हैं तो छूटेंगे नहीं, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो हो नहीं सकता है। और गैप में थोड़ा सा गैप है, इससे ट्रांसपोर्ट होना शुरू है। एपिथेलियम सेल्स में होता है ये। एपिथेलियल सेल्स 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल हो गया, आपके मस्कुलर हो गया, आपके नर्वस हो गया, और कनेक्टिव हो गए। आई होप सो आपको याद होगा 11th का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को होता है, जैसे इंटेस्टिनल एपिथेलियम में, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में ये देखा जाता है। अब उसके बाद ये इंजाइमेटिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाते हैं, जो इंजाइम रिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं जो इंसुलिन को इंसुलिन रिसेप्टर से जोड़ते हैं। ये वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के काम है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से आगे आपको और ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं, और आयंस और जो पानी होता है वो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए 2 टाइप के मेनली ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, उसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ से लो की तरफ जाती है। एक एग्जांपल के लिए, मेरे पास 2 रूम्स हैं, एक बिल्कुल उसमें 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, आराम से एसी लगा हुआ है, गर्मियों का टाइम है, और वो आराम से बैठे हुए हैं सोफे पे, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, जो भी उनका मन है। दूसरा रूम है, वहाँ पे मैंने एसी बंद कर दिया, ठीक है, या एसी लगा हुआ भी है, वहाँ पे मैंने ठूस ठूस के 50 बंदे भर दिए। अब जब मैं भरे हुए रूम का दरवाज़ा खोलूँगा तो लोग तो बाहर आएँगे ना सफोकेशन की वजह से। ये तो कॉमन लाइफ एग्जांपल है ना, सेम यही होता है। जहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जो है वो मूवमेंट करेंगे। इसी को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन भी, या इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल माना जाता है, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इस पे लिखा हुआ है नोट्स में कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट एक्सपेंडिचर, WO, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी लगती नहीं। एनर्जी करेंसी क्या होती है, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। A और 3 P इसके साथ जुड़े होते हैं, जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है। कंसंट्रेशन के हिसाब से जुड़ती है, यहाँ पे लिखा है हाई से लो कंसंट्रेशन, इसे डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। पहाड़ के ऊपर से नीचे पानी को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाओगे तो मोटर लगानी पड़ेगी, वो मोटर एनर्जी का काम करेगी, और उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ऊपर से नीचे लाओगे तो उसे कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गई? सबसे पहले बात आती है सिंपल डिफ्यूजन की। देखिए सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिपिड की बाइलेयर से घुस जाते हैं अंदर। इनको कैरियर प्रोटीन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। नॉन पोलर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये ऐसे ही लेके आते हैं। देखिए नॉन पोलर को क्यों लाते हैं, क्योंकि अंदर टेल्स भी है, टेल्स के साथ टच करोगे तो फिर तो मेम्ब्रेन डिसमेंटल हो जाएगी, मेम्ब्रेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है एल्वेलाई ऑफ लंग्स में। अगर आपने रिस्पायरेटरी पाथवे पढ़ा होगा अच्छे से जूलॉजी में क्लास 11th में, तो आपको पता होगा कि कैसे लंग्स से लेकर के एल्वेलाई में और एल्वेलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके बाद इसी को कहते हैं आप पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी कंसंट्रेशन का गेम है। आपको देखना होगा कि प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ ज़्यादा है, प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है हाई से लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, और ये होती है प्रोटीन से। जो मैंने आपको ऊपर एक्वापोरिन्स दिखाए थे ना, कुछ इस प्रकार से ये एज्यूम कीजिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आगे आपकी प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स आपकी हेल्प करेंगी, कुछ इस तरीके से आपकी प्रोटीन्स होंगी,
ये मैं दिखाता हूँ आपको ये ट्रांसपोर्ट होगा कैसे। मैंने दो प्रोटीन्स दिखाई, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अंदर ये जो चैनल है, एक तो इससे मूवमेंट हो सकती है जिसे हम कहेंगे एक्वापोरेंस, यहाँ से मॉलिक्यूल जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इन टेल्स को टच नहीं करेगा और डिसमेंटल होगी नहीं मेम्ब्रेन। अच्छा यूज़ है। एटीपी लगेगी नहीं क्योंकि ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के बाहर और सेल के अंदर कम है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये बाहर की ये अंदर की, ठीक है। नीचे इमेजिन कीजिए आप। अब ये जो मैंने दिखाया बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस बॉल में होगा क्या, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ पे वेट बढ़ेगा और ये फ्लिप मार देगा। जैसे ये फ्लिप मारेगा ये मॉलिक्यूल सीधा अंदर आ जाएगा इन लिपिड बाइलर्स को टच किए बिना, और इसे भी कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दो चैनल्स होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए ही होती है, मैंने दोनों जगह दिखा दिया आपको। एटीपी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है और रेगुलेटेड होता है। रेगुलेट कौन करता है इसको, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसको रेगुलेट करती है। ये आ गया आपके चैनल प्रोटीन के टाइप, ठीक है। चैनल प्रोटीन जैसे वो पोर्स होते हैं जिनके चैनल में, मैंने आपको एक्वापोरिन्स की एग्जांपल दी। कैरियर प्रोटीन्स मैंने आपको दिखा दिए जो बोल की तरह आके और फ्लिप हो जा रहे थे, लास्ट में यूं करके फ्लिप हो जा रहे थे और ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी हमने, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी और सिंपल डिफ्यूजन पढ़ी। डिफ्यूजन की तरह ही ऑस्मोसिस होता है, बट यहाँ पे होता क्या कि सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अक्कर कैसे होता है, लिपिड बाइलेयर की तरीके से ये स्लोली होता है और एक्वापोरिन जो है फास्ट। मैंने कहा था पोरिन प्रोटीन जल्दी, वाटर हीटिंग होती है लिपिड बाइलेयर, तो इसीलिए वहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ से टेल को बचाने की दिक्कत आ जाती है। इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ICRT, यानी कि पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है आयनाइजेशन, आयंस कितने हैं, कंसेंट्रेशन कितनी है आपके सोल्यूट की, उसके बाद आपका गैस कांस्टेंट कितना है वहाँ पे, क्योंकि गैस के अंदर भी टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ये आपने आई थिंक सो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, इतनी ज़्यादा बताने की नीड नहीं है, बट ये फॉर्मूला था। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था एनर्जी यूज़ होती है, यहाँ पे लिखा है मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अब आप जो है 50 लोगों के रूम में 52nd% डाल रहे हो एसी वाले रूम से निकाल के, तो पहले ही इंसान जो है वहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं, आपको और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाओगे आपकी एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी एटीपी यूज़ होगी, तो यानी कि यहाँ पे एटीपी यूज़ होती है। आगे बात समझ, ठीक है। यहाँ पे लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हो और एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा आपके एटीपी का, जिसे हिंदी में कहते हैं खपत होगी एटीपी की, ठीक है। रिक्वायर इसको चाहिए होता है मेटाबॉलिक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं एटीपी। अब एटीपी कैसे यूज़ होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अपने कैरियर प्रोटीन्स या पंप्स को यूज़ करता है, ठीक है। मेंटेन करता है सेलुलर होमोस्टेसिस, यानी कि सेल को एक जगह पे मेंटेन करके रखता है, सेल के ना बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए ना अंदर की। लेकिन ये कुछ इस तरीके के काम करता है जिससे ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली हो पाए और आपकी बॉडी के मूवमेंट्स हो, ठीक है। इसीलिए इसे आपने इसमें रखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हो जाती है एटीपी की, आपकी एटीपी डायरेक्टली यूज़ होती है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपकी एटीपी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, लेकिन अब ये सेकेंडरी एक्टिव है, इसमें एटीपी यूज़ नहीं हो रही। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ा था जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ एटीपी यूज़ होगी। बिल्कुल आपने सही ही पढ़ा है, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। यह आ गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है, आपको पता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको समझा रहा था। देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एटीपी जो है वो डायरेक्टली यूज़ होती है और सेकेंडरी में यूज़ नहीं होती है, इतना सा तो मैंने आपको बता दिया था। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है और सेकेंडरी कैसे काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जो 3 पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं और 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। इसके मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो इमेजिन कीजिए ये आपका एक सेल है, ये आगे आपकी लिपिड्स की बाइलेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल बनाता हूँ, आगे आपका चैनल, इसमें मैं 1 2 एंड 3 होल्स करूँगा, एंड सिमिलरली मैं इस साइड से ये 2 होल्स करूँगा। अब ये है आपका सेल, इमेजिन कीजिए यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन पहले ही कम है, ठीक है, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एटीपी का। जब एटीपी टूटेगी, एटीपी का क्या होगा, एक फॉस्फेट जाके यहाँ पे लगेगा, ये रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगी ADP प्लस PI,
एक फॉस्फेट जो है ये यहाँ से यहाँ जाके लगेगा और ये चैनल को खोलेगा कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये चैनल को खोलेगा, ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ चैनल। ये इसको कुछ इस प्रकार से खोल देगा, ऊपर से खोल देगा चैनल को, ठीक है। चैनल जैसे ऊपर से खुलेगा यहाँ पे 3 सोडियम बाइंड हो जाएंगे, सोडियम 3 यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। जैसे ये फॉस्फेट जो है ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये रिलीज़ होगा और फिर से एटीपी बनाने का आगे जाके एनर्जी यूटिलाइज करके, जैसी एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये पोटेशियम के लिए ठीक नहीं होता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पोटेशियम अंदर बाइंड होगा, ठीक है, यहाँ से सोडियम बाहर गए, यहाँ से पोटेशियम अंदर आए, ये सेम प्रोटीन जो है ये अंदर की तरफ ओपन करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ ओपन करके पोटेशियम को अंदर करेगा। यानी कि अगर फॉस्फेट जुड़ा तो सोडियम बाहर जाएगा और फॉस्फेट अगर निकल गया तो पोटेशियम अंदर आएगा और ये अंदर गिरा देगा। फिर से सेम प्रोसेस होगा और इसी को कहते हो आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये आ गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये इसकी एक एग्जाम्पल है। अब हमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए आपके दिमाग में। देखिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, नीचे हमें और भी पढ़ना है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, तो इसकी हमें हेल्प क्यों होती है मैं आपको सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी यही बताऊंगा। ये हमारा हार्ट है, हार्ट के डायग्राम पे मजेगा, सिंपल हार्ट है जैसा आप लोग बनाते हैं, ठीक है। ये आ गई आपका, यहाँ से आपका सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हुआ, ठीक है। यहाँ से आपके 3 सोडियम जो हैं 3Na पॉजिटिव बाहर गए और 2 K पॉजिटिव अंदर आए, ठीक है। अब बाहर जो है सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, सोडियम पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई और अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, ठीक है, हो गई। अब इस सोडियम के साथ क्या होगा, अंदर कैल्शियम आयन से आपके कैल्शियम जो है वो मायोजेनिक मूवमेंट्स करवाते हैं, मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं। एक दूसरा चैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा, जैसे ही चैनल ओपन हुआ यहाँ से बच्चे, चैनल ओपन हुआ, अब होगा क्या, सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो 3 सोडियम अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, सोडियम अंदर जाएंगे और ये जो कैल्शियम था ये Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ था, नेट चार्ज बचा था +1, ठीक है, क्योंकि 3 सोडियम बाहर गए थे और 2 पोटेशियम अंदर आए थे, 3 और 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1, और यानी कि एक की पीछे भी प्रोबेबिलिटी बची थी, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट दोबारा से चलता है। ये ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली चलना चाहिए हमारी मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, 3 पोटेशियम अंदर गए, 2 कैल्शियम बाहर गए, फिर से अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, अब फिर से सोडियम पोटेशियम पंप लगेगा, सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर, फिर पोटेशियम को भी ऐसे ही बाहर निकाला जाता है। आइए आपको समझ, ये आ गया आपका हार्ट का। अब मैं ब्रेन की बात करता हूँ, ये आपका थोड़ा डायग्राम पे मत जाइएगा, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपके बाहर मेम्ब्रेन पोलैरिटी पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। अंदर आपकी पोटेशियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगता है, सोडियम को फिर बाहर फेंक दिया, पोटेशियम अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, इनके चैनल्स होते हैं बच्चे, मैं आपको थोड़ा न्यूरॉन की हेल्प से ये बताता हूँ। ये आपके आके न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ से खुलेगा पोटेशियम सोडियम चैनल, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम पॉजिटिव का वोल्टेज गेटेड चैनल। जब RMPA होता है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो होता है -70 मिलीवॉट, ठीक है, -70 मिलीवॉट है। आपको जैसे ही कोई किसी ने टच किया, आपको यहाँ पे, मैंने जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे को यहाँ पे किसी ने पिन चुआया, मुझे कैसे पता चला पिन चुआ, अब हुआ क्या कि बाहर मेम्ब्रेन जो थी वो बाहर से थी पॉजिटिव, ठीक है, बाहर से जब सोडियम वोटेड गेटेड चैनल खुले तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो गया -55 मिलीवॉट, 70 से 55 चेंज हुआ। अब क्या होगा, सोडियम अंदर मूव आना चालू हो जाएगा, सोडियम अंदर आया, ठीक है, सोडियम जैसे ही अंदर आया, अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, सोडियम अंदर आता रहा। अब ये कब तक चलेगा, जब तक मेम्ब्रेन +30 नहीं चली जाती। मेम्ब्रेन +30 की इसको बोलते हैं आप डीपोलराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, इसको बोलेगा आप डीपोलराइजेशन का प्रोसेस। सेम न्यूरॉन दिखेगा कैसे, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ, +30 हुआ, यहाँ से दूसरा चैनल खुलेगा और इसको कहेंगे आप पोटेशियम वोल्टेड गेटेड चैनल। यहाँ से पोटेशियम बाहर जाएगी। अब होना क्या चाहिए, कायदे से -70 पे ये रुक जानी चाहिए, -55 पे ये रुक जानी चाहिए मिलीवॉट, ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहे। लेकिन होता क्या है कि जो सोडियम के चैनल्स हैं, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये थोड़ा लेट बंद होते हैं। ये लेट बंद होते हैं तो ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है और इसको बोलते हैं, पहले तो 55 पे आई, इसको बोलेंगे आप रीपोलराइजेशन।
इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास 50 रुपीज़ थे, ठीक है, आपने कुछ खरीदा और आपके पास कुछ 10 रुपीज़ बचे, ठीक है। अब किसी ने आपको फिर से 40 दिए, तो देखो आपके पास 50 थे, अगर 50 पे 40 मिलते तो आप अमीर हो जाते, लेकिन 10 पे 40 मिले तो फिर से 50 आए, तो आप जो थे वही रहे। तो यानी कि आपने जो है मेम्ब्रेन को वो कर दिया, पहले आप डिपोलराइज हुए, पहले आप कंगाल हुए, उसके बाद आप अमीर हो गए, तो आप रिपोलराइज हो, आप वापस से उसी स्टेज पे आ गए, तो इसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन। लेकिन मैंने कहा लेट बंद होती है, -90 तक भी चले जाता है कभी कभी ये आपका जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब हुआ कि आपके पास पहले 50 रुपीज़ थे, आपके पास 10 बचे, आपने 40 को कहीं यूटिलाइज कर दिया, अब आप हो गए थोड़े गरीब, फिर से आपको किसी ने 40 दिया, आप 50 पे पहुंचे, ठीक है, ये समझा आपने। आपको किसी ने 40 दिए, आप 50 पे पहुंचे, लेकिन आपने किया क्या कि आपको किसी ने फिर आपको 50 देने थे किसी ने, लेकिन गलती से आपको 100 का नोट पकड़ा दिया उन्होंने, तो आपके पास हो गया 110, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। आप कहाँ अमीर बनने वाले थे, 70 पे आप अमीर बन जाते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, ठीक है। ये 90 रख लो आप यहाँ पे, ठीक है, किसी ने और दे दिया, मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। तो आपकी मेम्ब्रेन हो गई अब हाइपर पोलराइज्ड। लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं ब्रेन के पास, इनको कहते हैं पोटेशियम के लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स क्या करते हैं, यहाँ से पोटेशियम थोड़ी सी लीक होती है और जो मेम्ब्रेन को पोटेंशियल देती है। तो जब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है, यहाँ से सोडियम अंदर गया, पोटेशियम बाहर आया, ठीक है, फिर यहाँ से सोडियम बाहर गया, पोटेशियम अंदर आया, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है और आपके नर्व्स को पता चलता है कि टच की सेंसेशन हो रही है। तीसरी मैं आपको बताऊंगा, ये आपका जो है सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल भी है, ये एक ही पेज पे, ये मैंने डायग्राम्स बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आ गई आपकी किडनी, आपकी प्यारी सी किडनी, यहाँ से निकली आपकी। अब आपकी किडनी के अंदर भी सेम प्रोसेस हो रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, 2 पोटेशियम को अंदर किया। 3 सोडियम बाहर है, 2 पोटेशियम अंदर है, ठीक है, 3 सोडियम बाहर है, 2 पोटेशियम अंदर है, समझ रहे हो आप। अब क्या होगा कि ये 3 सोडियम बाहर है, बाहर पहले ही सोडियम ज़्यादा थे, अब और ज़्यादा हो गए, पोटेशियम की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे यूरिन बनाना होगा, तो पोटेशियम के सोडियम की कंसनट्रेशन को इक्वल करने के लिए यहाँ से सोडियम का चैनल खुलेगा, 3 सोडियम अंदर आएंगे, और यहाँ से क्या होगा, सोडियम के साथ आपका हाइड्रोजन भी अंदर आएगा, हाइड्रोजन अंदर आएगा तो पोटेशियम को तो बाहर जाना है, पोटेशियम बाहर जाएगा, हाइड्रोजन अंदर आएगा, और ये आपकी कंसंट्रेशन जो है यूरिन की वो मेंटेन करता है। सेम प्रोसेस आपका स्टमक में भी होता है, उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो अंदर आती है, H पॉजिटिव आयन जो होता है वो अंदर आते हैं, और जो K पॉजिटिव आयन है उनको बाहर निकाला जाता है सेल के, जिसकी वजह से आपका जो HCl है वो और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, और डाइजेशन का प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। ये आपको मैं आगे फिर से बताऊंगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको अभी तक बताया वो कुछ इस प्रकार से था। मैंने आपको कहा कि सोडियम पोटेशियम, ये मैंने एक्टिव एग्जांपल दी, एटीपी कैसे यूज़ होती है मैंने आपको दिखा दिया बना के, और कैरियर प्रोटीन्स का काम मैंने आपको बता दिया, कैरियर प्रोटीन के पंप्स जो लगते हैं मैंने पंप दिखा दिया आपको, सोडियम पोटेशियम पंप दिखा दिया मैंने आपको, कैल्शियम वाले पंप दिखा दिए, सारा कुछ। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहा था डायरेक्ट एटीपी यूज़ होती है, जो कि आपका सोडियम पोटेशियम इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसके बाद एटीपी एडीपी और पीआई में टूटती है, मैंने ये रिएक्शन आपको दिखा दी, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। आईएनए मॉलिक्यूल बाइंड करता है कैरियर प्रोटीन या पंप से, मैंने आपको दिखाया ना, सोडियम कैसे बाइंड कर रहा था, सोडियम कैसे निकल रहा था, पोटेशियम कैसे बाइंड कर रहा था, कहाँ पे फॉस्फेट दिया तो सोडियम, फॉस्फेट दिया तो सोडियम बाहर गया, सॉरी फॉस्फेट दिया तो सोडियम बाहर गया, और अगर जब मैंने फॉस्फेट निकाल दिया तो पोटेशियम अंदर सेल मेम्ब्रेन में गिर गया, और +1 का चार्ज मेंटेन करना वो मैंने आपको बता दिया। इसके एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं कि वाइटल फॉर नर्व इम्पल्स मैंने आपको बता दिया, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि पानी की रिटेंशन, बैलेंस किडनीज का मेंटेन करना मैंने ये भी बता दिया आपको, मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस, हमारी बॉडी में आयंस चाहिए होते हैं, मैंने नर्व्स इम्पल्स के माध्यम से आपको बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनी है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे खुलते हैं, कैसे बाहर जाते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रिपोलराइज्ड 970 भी होती है लेकिन हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है मेम्ब्रेन। फिर मैंने बताया आपको पोटेशियम के लीकेज चैनल, सारा कुछ, पहले पॉजिटिव थी नेगेटिव बाहर, अब नेगेटिव पॉजिटिव होगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि कैसे हमें नर्व इम्पल्सेस आ रही है। आई थिंक आपको प्राइमरी समझ आ गया, इजी था। अब करते हैं बात सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या होता है कि एनर्जी यूज़ तो होती है बट इनडायरेक्टली। मैंने आपको कहा था 3 सोडियम बाहर गए हैं, अब 1 सोडियम का बाहर नेट चार्ज ज़्यादा है, अंदर नेट चार्ज कम है, सोडियम की ज़रूरत तो पड़ेगी अब आपको अंदर। तो होगा क्या कि आपको प्राइमरी एक्टिव पंप जो थे
प्राइमरी एक्टिव पंप जो मैंने ऊपर बताया आपको, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर। उसमें क्या हुआ कि अब पोटेशियम बाहर ज़्यादा था, तो इसके साथ क्या होगा कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो वापस आएगी, दूसरे सब्सटेंसेस को भी अपने साथ लेके आएगी। सोडियम था बाहर, ठीक है, सोडियम बाहर है, सोडियम को अंदर तो आना ही है। तो ग्लूकोज कहता है क्यों ना मैं इसके साथ चला जाऊँ, तो ग्लूकोज और सोडियम एक साथ अंदर चलते हैं। जैसे सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल भी आप कह सकती हो, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही साइड पे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सोडियम भी अंदर गया, ग्लूकोज भी अंदर गया, तो ग्लूकोज का जो ट्रांसफर है, ग्लूकोज और सोडियम ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर, ये सिम्पोर्ट के एग्जांपल। सिम्पोर्ट जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, फ्लो चार्ट में आपको बता दूंगा एक शॉर्ट के द्वारा ये। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं एंटीपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट। एक अंदर जाएगा, दूसरा बाहर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, हर्ट की एग्जांपल दी मैंने आपको, सोडियम अंदर गया, पोटेशियम बाहर, सॉरी सोडियम अंदर गया, कैल्शियम बाहर गया, 3 अंदर 2 बाहर, फिर से। और ऐसे ही ये मायोजेनिक मूवमेंट्स, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हर्ट की आपको को प्रमोट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब कि अंदर, साइटोसिस यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर कुछ जा रहा है, इसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। एक ही बारी में आ गया, ये आप इतने एनर्जी यूज़ कर रहे हो, ये हर ऑर्गेनिज्म में होता ही है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हर ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये भी लगभग आपने देखा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में, ठीक है। तो इसमें होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स और लिक्विड। लिक्विड होगी तो आपकी होगी पिनोसाइटोसिस, दूसरे पार्टिकल्स होंगे तो फैगोसाइटोसिस, निगल लिया किसी चीज़ को। आपकी अमीबा भी ऐसे, आपके अमीबा भी ऐसे न्यूट्रिशन लेते हैं, आपके ज़्यादातर जो आपके प्रोटोजोआन्स हैं उनकी न्यूट्रिशन ऐसी ही है। वेसाइकल्स की फॉर्मेशन होती है, वेसाइकल्स में आपको आगे भी बताऊंगा कि वेसाइकल्स के हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है, गोल्जी बॉडीज़, ईआर, जो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वेसाइकल से ही चलता है। लार्ज स्केल इंटैक होता है बहुत ज़्यादा, ये एक पार्टिकल था बाहर पड़ा हुआ था, इनवैजिनेशन हुई सेल मेम्ब्रेन की, पार्टिकल इसके अंदर गया, ऊपर से ही मेम्ब्रेन कवर हो गई, और ये देखिए अंदर आके एंडोसाइटोटिक वेसाइकल बन गया आपका, जिसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस और पीनो। फैगो हो गया निगल जाना, और पीनो हो गया पीना, ठीक है। पीनो हुआ लिक्विड का इंटेक, ठीक है। साइटोसिस हुआ सेल के अंदर इनवर्ट की तरफ, ठीक है। और फैगो हो गया किसी चीज़ को निगल लेना, ठीक है, एनगल्फ करना, एनगल्फ। और साइटोसिस यानी कि सेल के अंदर, समझ गए। लिक्विड कंटेंट जो लेगा उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, जो सॉलिड लेगा वो फैगोसाइटोसिस। इसमें आपकी बैलेनोग्लॉसा की एग्जांपल है, सिलियरी फिल्टर के थ्रू पानी अंदर लेते हैं, उसी से न्यूट्रिशन चूसते हैं। गॉट इट। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस प्रोटोन पंप। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है H पॉजिटिव और K पॉजिटिव, ये किडनी में आपके चलते हैं, और आपके ये होते हैं स्पेशलाइज्ड हैं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड। प्राइमरली ये मिलते हैं आपके पैराइटल सेल्स में, यानी कि स्टोमक के और किडनी के सेल्स में। करना क्या होता है, HCl को और एसिडिक करते हैं और यूरिन को भी और एसिडिक करते हैं। 3 टाइप की हमारी सेक्रेशंस होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की, यूरिया, आपका यूरिक एसिड हो गया, आपका अमोनिया हो गया, और आपका यूरिन हो गया। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है आपका यूरिक, आपका सबसे ज़्यादा अमोनिया टॉक्सिक होता है, ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो पानी में ही बैठे रहते हैं। यूरिन हमारे अंदर बनता है, और यूरिक एसिड बर्ड्स के अंदर बनता है, जो फ्लोकल अपर्चर में, जहाँ पानी का लॉस बहुत कम चाहिए होता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए मीडियम वाटर की रिक्वायर होती है, ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी को यूज़ करता है। एक हाइड्रोजन बाहर निकालता है, ये गैस्ट्रिक ल्यूमन में डालता है, और पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजता है। पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजा, पोटेशियम तो वैसे भी चाहिए सेल्स को, तो हाइड्रोजन को इन्होंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डाल दिया, स्टोमक के अंदर डाल दिया, ताकि और ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। आई होप सो आपको ये समझ आई होंगी। मैं वो दूसरा पेज और ये सारे के सारे नोट्स आपको एज इट इज़ मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मल्टी डायमेंशनल सुमित करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ पे भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू। और अगर कुछ समझ ना आया हो बाई एनी चांस, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ लेना स्पेसिफिकली कि कहाँ पे क्या समझ नहीं आया। मैं डिफरेंटली एक आपको वीडियो दे दूंगा। और आई नो जो ये ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड है आपके मॉडल्स के कंपैरिजन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और शॉर्ट बनाऊं, फ्लो चार्ट से बनाऊं, डायग्रामेटिकली समझाऊं, और क्लियर कर दूं एक 90 सेकंड्स में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।